Okay, so this is the third video on C, and what we are discussing today is operators in C. So operators are what? They are like some symbols, and with that help of those symbols you can do various kinds of tasks like arithmetic tasks or relational operators. So rather than telling what operators are, अगर मैं उनके एग्जाम्पल टाइप्स बताऊं तो शायद बेहतर समझ में आएगा। पहला कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और इनमें जो ऑपरेटर्स सी में इस्तेमाल होते हैं वो है प्लस माइनस, ये इनटू है, ये डिवाइड है। जो शायद बिगिनर्स हैं उनको नहीं मालूम, ये मॉड सिंबल है। तो मॉड क्या है? मॉड ऐसा है कि अगर मैं 7 मॉड 2 करता हूँ तो हमें इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा मॉड साइन, करेक्ट? सो दैट मीन्स व्हाट विल आई गेट इज 1, है ना। अगर मैं बोलूँ n मॉड 2 इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स मैंने 2 के साथ डिवाइड करवाया और रिमाइंडर 0 आया। क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ कि n एक इवन नंबर है? तो मॉड्यूलर साइन बहुत जगह काम आएगा, जब आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉड्यूलर्स ओनली इंटीजर्स पे काम करता है, फ्लोट नंबर्स पे नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, दैट इज़ दो वेरिएबल्स या दो कंडीशंस के बीच में रिलेशन। अभी फ़िलहाल इतना समझो, ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे तो कंप्यूटर में नहीं लिखा जा सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे किया गया है। फिर लेस देन इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू, और ये है डबल इक्वल टू। इसका डिफरेंस क्या है कि देखो, जब अगर तुम कहोगे a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5, तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये इसके साथ तुम कह रहे हो कि 5 असाइन करो a में ले जाके 5 रख दो। ये एक वेरिएबल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक वेरिएबल है, वहाँ 5 को रख दो। लेकिन जब हम कहते हैं कि a इक्वल टू 5, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या a के अंदर 5 है? हम मुझे आंसर यस या नो में दो। तो ये इन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू का ये कंडीशनल चेकिंग है, यस या नो में, 1 या 0 में आंसर होता है। ओके, ऑलराइट। सो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जो आंसर यस या नो में देते हैं। तो मैं पूछ सकता हूँ, लॉजिकल में 3 हो सकते हैं। एक है एंड, इसको एंड कहते हैं, ये इसको और कहते हैं, इसको नॉट कहते हैं। तो एंड का मतलब ये भी, सपोज मैंने 2 कंडीशन लिखा है, एक कंडीशन एंड ये, तो ये ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तब। और कह रहा है कोई भी एक कंडीशन होने से ही मुझे हो जाएगा। इसके बारे में एंड और को और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स को ज़्यादा समझना है तो एक एग्जाम्पल लेना बेहतर होगा। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इफ़ के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैंने कंडीशन दिया है कि अगर a ग्रेटर देन b एंड b इक्वल टू c हुआ तो x प्रिंट करो, और अगर फॉल्स हुआ तो y प्रिंट करो। तो चलो यहाँ पे मैंने डेटा दे रखा है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, a कितना वैल्यू है 7, b कितना वैल्यू है 3, 7 इज ग्रेटर देन 3, यस इट इज ट्रू, दैट इज ट्रू आया। मुझे यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दिया वो ट्रू आया, फॉल्स नहीं आया। b इक्वल टू सी, मैं पूछ रहा हूँ क्या b इक्वल टू सी है? नहीं है। सो क्या आया? फॉल्स। लेकिन एंड क्या कहता है कि मैं तभी ट्रू होता हूँ जब दोनों या सारे के सारे ट्रू हो। तो यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है? एंड ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? सारे के सारे ट्रू नहीं मिल रहे, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो होगा फॉल्स। तो इफ़ के अंदर हम तभी घुस पाते जब सारे ट्रू होते, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एल्स के पास। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो प्रिंट एफ क्या होगा? वाई प्रिंट होगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर यही चीज़ हमने और से किया होता, तो a ग्रेटर देन b क्या कह रहा है? ट्रू। b इक्वल टू नो, फॉल्स। बोला कोई मतलब, कोई बात नहीं, एक कोई भी अगर सारे के सारे फॉल्स हुए, सारे के सारे फॉल्स, तो ठीक, तो फिर मुझे फॉल्स में जाना होगा। लेकिन अगर कोई भी एक भी ट्रू हुआ तो मेरा आउटकम होगा ट्रू। और
है ना। सो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, y नहीं, यहाँ x प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये हमारा ऑपरेटर था लॉजिकल। नंबर 4 है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि हम असाइन करते भी हैं x इक्वल टू 5, या फिर हम लिखते हैं कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x इक्वल टू x प्लस 1, इस तरह से, है ना। तो ये असाइनमेंट, दैट मीन्स मुझे कोई कैलकुलेशन करके या सिंपल वैल्यू असाइन करना है किसी जगह, तो इक्वल टू लिखने से ये हो जाता है। ये सब लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है। दैट इज़ अगर तुम्हें x इक्वल टू एक्स प्लस, सपोज मैंने तुम्हें दिया x इक्वल टू एक्स प्लस 5, सपोज ऐसा था, तो उसको शॉर्ट हैंड में तुम ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड, अच्छा सब बहुत जन कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या बात हुआ कि लेफ्ट में भी x राइट में भी x। तो एक्चुअली देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, x एक वेरिएबल है, जैसे मैंने कहा था उसका एक मेमोरी है, मेमोरी अलॉटमेंट हुआ है, कहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, रैम में, है ना। तो उस x के अंदर कोई वैल्यू होगा, सपोज कोई भी वैल्यू है 10। अब हम जब लिखते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस, तो ये है ओल्ड x जो अभी है, उसके साथ हम कितना ऐड करने वाले हैं, 10 के साथ 5, 15, और फिर कहाँ रखने वाले, उसी जगह पे। तो एक्चुअली होता क्या है, पुराना वैल्यू ओवर राइट होके नया वैल्यू बन जाता है, ठीक है। इसीलिए अब से मत ये होना, कंफ्यूज होना कि कैसे हम लिख सकते हैं इस तरह का स्टेटमेंट कि x इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग, राइट। सो लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इसका मतलब है लेफ्ट में वो कैलकुलेशन करके उसके बाद राइट में उसे ओवरराइट करता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर मैंने लिखा है x इंटू इक्वल टू 7, इसका मतलब अगर तुम इसको इवेल्युएट करो तो क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू एक्स इंटू 7 को ही हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है। फिर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऐसा है कि सपोज x इक्वल टू 10 और मुझे x को एक इंक्रीमेंट करना है, तो मैं x प्लस प्लस बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ प्लस प्लस एक्स, ठीक है। और अगर मुझे x को एक घटाना है तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स। सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि एक इंक्रीमेंट या एक डिक्रीमेंट के लिए तुम्हारे पास एक ऑपरेटर है जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि क्या दो इंक्रीमेंट करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 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 ऐसे लिखेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक इंक्रीमेंट। बट सरप्राइजिंगली अगर तुम इसको ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये भी चलेगा, करेक्ट। सो अगर एक इंक्रीमेंट है या एक डिक्रीमेंट, उसके लिए एक शॉर्टकट है। अच्छा, जब हम एक्चुअली x इक्वल टू एक्स प्लस 1 शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 1, x प्लस प्लस x प्लस प्लस x, तो 4 तरीके से तुम एक इंक्रीमेंट उसे कर सकते। सिमिलरली डिक्रीमेंट का भी वही होगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस इक्वल टू 1, एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स। तो क्या इन दोनों में, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट करो, इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो। तो क्या दोनों में कोई अंतर है, क्या डिफरेंस है? अगर सिर्फ एक्स ये स्टेटमेंट को लिख रहे हो या इस, तब तुम्हें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो शायद इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अच्छा तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, m इक्वल टू 10, x इक्वल टू एम प्लस प्लस, वही चीज़ यहाँ पे किया, लेकिन इस बार m प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ प्री इंक्रीमेंट है। तो क्या कोई डिफरेंस है दोनों में, तो देखते हैं। तो जब हम इसको काम में ला रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है कि m प्लस प्लस बाद में यहाँ दो ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे तुम्हें, एक है इक्वल टू और एक है प्लस प्लस, लेकिन प्लस प्लस बाद में है, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इक्वल टू को मिलेगा। सो दैट मीन्स क्या होगा, m का जो वैल्यू है जो कि अभी 10 है वो असाइन किया जाएगा पहले x में, दैट इज़ 10x में जाएगा, और फिर m को एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, दैट इज़ m11 आएगा। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो जाएगी। यहाँ पे बात क्या हो गई, देखो यहाँ पे पहले प्लस प्लस m प्लस प्लस जो है आगे की तरफ है, तो यहाँ दो ऑपरेटर्स है इक्वल टू प्लस प्लस, लेकिन प्लस प्लस प्री वाले हैं, प्री वाला है, तो किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, प्री इंक्रीमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी देन इक्वल टू। सो पहले m का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा विच इज़ 11, फिर उसे असाइनमेंट दिया जाएगा x को, तो दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट दोनों अलग दिख रहे होंगे तुमको। सो ये एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, प्लस प्लस आगे लिखे या बाद में।
अच्छा, तो सिक्स्थ है साइज ऑफ ऑपरेटर। इससे क्या होता है, किसी भी डेटा टाइप का तुम तो अभी अभी हम लोग काम कर रहे हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनको लेके काम कर रहे हैं। कभी हम अपना खुद का भी डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो अपना जब खुद का डेटा टाइप बनाएंगे तो उसका साइज़ पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द साइज ऑफ दैट ऑपरेटर. So you will see that this will be a very helpful thing to do. So a size of is another operator with the help of which we can find the size of any data type. Like integer 8, 10 value doesn't matter. The size, as I told you, it varies from one compiler to another compiler. So you can very easily check what size your compiler gives for integer. It's like printf %d size of a. A is a variable of integer type. So you can see that अगर तुम्हारे कंप्यूटर में उसके इंटीजर के लिए 2 बाइट तो 2 दिखेगा, और अगर 4 तो 4 दिखेगा। तो इससे तुम किसी भी डेटा टाइप का साइज़ पता कर सकते हो। ये बाद में समझ में आएगा कहाँ काम आता है। कंडीशनल ऑपरेटर मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इफ एल्स नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं ये ऑपरेटर बता दूंगा। एंड लास्टली इज बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये बाइनरी लेवल पे जाके काम होता है। तो बाइनरी अभी शायद तुम लोग का स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी क्लासेस ही चल रहे हैं, तो मैं फॉर दोज हु डू नॉट हैव दैट मच बेस इन बाइनरी, सो मैं इसके लिए हॉल्ट करता हूँ। मैं आगे जाके कभी किसी वीडियो में या मीटिंग में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअली है क्या, विद एग्जांपल। सो ये जो मेरा वीडियो था, द थर्ड वीडियो, इट वाज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स। एंड इन सारे ऑपरेटर्स, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स हमारे काम में आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल discuss some conditional statements. Okay, thank you.